हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जनवरी और फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ समय में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस दृष्टि से यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके साथ ही हमने अभी पिछले 3 करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई हैं। अगर आप उनको भी साथ में देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकता है वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा भी आप अन्य वीडियो को या बुक को आप देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी उन करंट अफेयर्स का मैं यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उनको अवश्य देखिएगा। बाकी फटाफट से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन पर चर्चा करते हैं। पहला यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पारंपरिक मोटे अनाजों जैसे मंडवा, झंगोरा आदि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को कब मंजूरी दी। तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना को मंजूरी दी गई है दोस्तों 16 फरवरी 2023 को। ये बहुत चर्चा का विषय है अभी, क्योंकि 2023 को मोटे अनाजों के लिए ही मनाया जा रहा है। मोटे अनाजों को समर्पित किया गया है 2023 को, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 16 फरवरी 2023 ध्यान रखिए। साथ में आप ध्यान रखिए कि इस योजना को देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार व नैनीताल जिलों में शुरू किया जाएगा। हमेशा ये देखा जाता है कि जब कोई राज्य या कोई राज्य की हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो वो ध्यान में रखते हैं कि 2 गढ़वाल के राज्य होते हैं और ज़िले होते हैं और 2 कुमाऊं के ज़िले होते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि जो ये देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल हैं, तो ये कुछ रूप से थोड़ा सा शहरी हो जाते हैं या मैदानी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मंडवा और झंगोरा है तो पहाड़ों में तो ये भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन किया ही जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों में कम किया जाता है। तो इसलिए इन पे फोकस किया गया है इस योजना के अंतर्गत शुरुआती उसमें। तो धीरे धीरे फिर इसको और बढ़ाएंगे। ध्यान रखेंगे, देहरादून, हरिद्वार ये गढ़वाल मंडल के हो गए, उधम सिंह नगर और नैनीताल कुमाऊं मंडल के हो गए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड मिलेट मिशन। अगला देखते हैं दोस्तों, 12 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे कि फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की गई है पौड़ी गढ़वाल के कंडोलिया मैदान से। साथ ही इसमें ध्यान रखिए कि 23 महिलाओं को गैस रिफिल का लाभ देकर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 1 वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग 1,76,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न में कि जो अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना है उसके अंतर्गत 1 वर्ष में कितने गैस रिफिल का लाभ दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 3 गैस रिफिल का लाभ इसमें दिया जाएगा। कब की ये योजना है, शुरुआत कब हुई, तो 12 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। अगला है दोस्तों, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान रहा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान है 14वां स्थान है और उत्तराखंड ने 100 में से 62 अंक प्राप्त किए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। वहीं आगे देखते हैं, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में 74 अंकों के साथ गोवा शीर्ष पर है। वहीं असम महज 36 अंकों के साथ सबसे आखिरी पायदान पर क्या है, स्थापित है या आखिरी पायदान पर है। ठीक है, तो उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14वें स्थान पर इसमें है। साथ ही ध्यान रखते हैं आगे कि हिमालय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का स्थान 5वां है, जबकि मिजोरम हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो अभी सामाजिक प्रगति सूचकांक है उसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड की रैंक क्या है, तो 5वीं है। हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर है मिजोरम। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। इनसे भी बन सकता है कि हिमालय राज्यों में आवास, पेयजल की गुणवत्ता और स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड का स्थान है 3रा। व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में है 4थे नंबर पर उत्तराखंड। पोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा में है 8वें स्थान पर। ये तो कुछ प्रमुख हैं इस रिपोर्ट से, आप इनको ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है। अगला देखते हैं दोस्तों, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखेंगे, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है देहरादून में। ध्यान रखेंगे साथ ही कि 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकास्ट परिसर
विज्ञान धाम जो कि झाझरा का है प्रेमनगर में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। अब ये यूकास्ट क्या है तो ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या ध्यान रखना है, उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। 20 फरवरी 2023 को सीएम धामी ने प्रदेश के छात्रों को मुफ्त आईएएस, पीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किन 2 योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे ये योजनाएं हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री उत्थान योजना और ज्ञान कोष योजना का शुभारंभ किया, इसका संबंध किससे है। तो ध्यान रखेंगे आईएएस, पीसीएस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए इन योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। 20 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के किस जिले में भारत उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिख की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखेंगे ये पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है और दोस्तों ये इन दोनों के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई है, उज्बेकिस्तान के साथ है। तो पूछ सकता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ताशकंद में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इसके अलावा अगला देखते हैं, हाल ही में राज्य जहां गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस के गठन की जाने की घोषणा की है। दोबारा बोल देता हूं, हाल ही में वह राज्य जहां गोवा और केरल की तर्ज पर पर्यटन पुलिस के गठन किए जाने की घोषणा की गई है तो वह है दोस्तों उत्तराखंड। कौन है, अपना उत्तराखंड। अगला है दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 4% देने की घोषणा की है, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ पेपर में खबर थी कि जो मानसी नेगी है चमोली की, वो कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, तो उनके लिए आया था कि इनको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है राज्य से। तो उत्तराखंड के कोई जिला क्रीडा अधिकारी उन्होंने कहा था कि अभी केवल घोषणा की गई है, ये लागू नहीं हुआ है, जैसे ही लागू होगा तो उस हिसाब से हम उनको फिर नौकरी दे देंगे। तो ध्यान रखेंगे 4% खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला है, ड्रोन से दवा भेजने वाला देश का प्रथम संस्थान बन गया है कौन। तो ध्यान रखेंगे देश का पहला संस्थान है जिसने ड्रोन से दवा भेजी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो ये है दोस्तों एम्स ऋषिकेश। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का वह स्थान जहां हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्र ने किया है। तो ध्यान रखेंगे 5,004 करोड़ रुपए रेल परियोजनाओं हेतु धनराशि आवंटित की गई है केंद्रीय बजट द्वारा उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा, इसी से आप अन्य किताबों से भी पढ़ सकते हैं और आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर आप करिएगा, पर जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। बाकी आयोग क्या करंट अफेयर पूछता है, कल के दिन ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई करंट अफेयर ना आए, हो सकता है इसमें से आए, तो वो तो आयोग का अपना विवेक है कि वो कहाँ से करंट अफेयर कर रहा है ना। हो भी सकता है कि एक भी प्रश्न ना हो, तो इसमें हम कोई भी क्या कर सकता है और कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। बस हम ये है कि हम अपनी तैयारी को पूरा करेंगे और जितना हमें पता है, जितना हम कर सकते हैं हम उतना करते हैं। कल के दिन कहीं से इनमें से कोई प्रश्न बन गया, हम छूट गए, तो हमें तब बुरा लगेगा कि काश हमने उस दिन इसको पढ़ लिया होता। ठीक है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने आगामी 2 वर्षों में राज्य में 50,000 पॉली हाउस बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य में राज्य सरकार की सहयोगी संस्था कौन सी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इस कार्य में जो उत्तराखंड राज्य सरकार की सहयोगी संस्था है ये है नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, तो ध्यान रखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
कई बार प्रश्न बनता है कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रीति नेगी ने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो ध्यान रखेंगे, प्रीति नेगी जी हैं रुद्रप्रयाग से और इन्होंने हाल ही में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है और इसकी हाइट है 5895 मीटर लगभग। ठीक है। अगला है, वह गाय जिसके आनुवांशिक संवर्धन की योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बनाई है, तो इसका नाम है दोस्तों बद्री गाय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, वह गाय जिसके आनुवांशिक संवर्धन की योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बनाई है उसका नाम है बद्री गाय। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु मैकेंजी ग्लोबल के साथ करार किया है। यह किस देश की कंपनी है? तो ध्यान रखेंगे, ये है यूएसए की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, जिसके साथ उत्तराखंड सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करने हेतु समझौता किया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शहरी बेरोजगारी के संदर्भ में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कि शहरी बेरोजगारी के संदर्भ में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 6ठा स्थान है उत्तराखंड का। अगले की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो वह हो जाएगा दोस्तों देहरादून में। अभी हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है कहाँ? तो ध्यान रखेंगे, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय यानी कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दोस्तों पंतनगर। और पंतनगर कहाँ है? उधम सिंह नगर में है पंतनगर। अगला है दोस्तों, 20 फरवरी 2023 को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के चौथे सीईओ होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग का जो नया सीईओ नियुक्त किया गया है ये किया गया है BVR सुब्रमण्यम को, और ये नीति आयोग के चौथे सीईओ होंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आयोग के मौजूदा सीईओ जो कि परमेश्वरन अय्यर थे को 2 सालों की अवधि के लिए वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर उनके स्थान पर नीति आयोग के सीईओ हो गए हैं अब BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। आपको पता है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं, और इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो अभी ध्यान रखेंगे वर्तमान में है डॉक्टर सुमन बेरी। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो आप सभी को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। बढ़ते हैं अगली तरफ। 20 फरवरी 2023 को 87 वर्ष की उम्र में ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे, ओम प्रकाश कोहली जी जो है ये गुजरात के राज्यपाल रह चुके थे। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान रखेंगे, यह जगह है तुमकुरू, और तुमकुरू है कर्नाटक में। पूछा जाएगा कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे तुमकुरू कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव की थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो थीम इंपॉर्टेंट है, महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव की थीम पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटित किया गया है यह है हरियाणा में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम है आधार मित्र। ठीक है, आधार मित्र। ध्यान रखिएगा, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी ने क्या बनाया है? आधार कार्ड इसी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो UIDAI का जो नया चैटबॉट है ये है आपका आधार मित्र। अगला है दोस्तों, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये है दोस्तों मुख्य कोच जो बने अभी नेपाल क्रिकेट टीम के, ये हैं मोंटी देसाई।
ठीक है, मोंटी देसाई है, ध्यान रखेंगे। अगला है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन आयोजित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन का आयोजन किया गया है और यह इस सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो ध्यान रखेंगे, कब से कब आ जाए ये यूपीएससी से पूछ सकता है, तो 17 फरवरी 2000 मार्च 2023 तक। अगला है दोस्तों, भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो ध्यान रखेंगे 2070 तक। इसकी भी प्रबल संभावना है कि ये बने प्रश्न। कई बार ये हो जाता है कि जब किसी चीज़ की ज़्यादा ही प्रबल संभावना बन जाती है करंट अफेयर की आने की, तो वो फिर नहीं आता, क्योंकि फिर हर कैंडिडेट को लगता है कि मैं इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आएगा, तो उस केस में कई बार वो नहीं भी आता, पर हमें पढ़ते हुए चलना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ध्यान रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 22-23 में, यानी कि 2022-23 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ध्यान रखेंगे 7%। अगर पूछ ले कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, तो तब ध्यान रखेंगे 6 से लेकर 6.8% तक रहने का अनुमान है। अगला है दोस्तों, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। तो 2021-22 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न कई बार यूपीएससी पूछ चुका है। तो ध्यान रखेंगे आप कि 2021-22 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा है 315.7 मिलियन टन। कितना? 315.7 मिलियन टन 2021-22 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा है। अगला है दोस्तों, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत झांकी थी, इसका नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम था मानस खंड, और देश भर में आपको पता ही है कि मानस खंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें और ध्यान रखेंगे कि इस बार गणतंत्र दिवस के परेड में 23 झांकियाँ प्रदर्शित की गई। इनमें से 17 राज्यों से थी और 6 झांकियाँ केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों से थी। तो 17 और 6 23 हो जाती हैं पूरी की पूरी, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, फरवरी 2023 में उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखेंगे, अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड ने जो स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा है वो दोस्तों 1000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तराखंड के द्वारा। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस नीति में सरकार ने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक एक मुफ्त सीड फंडिंग की व्यवस्था की है। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को 12.5 लाख रुपए तक इसमें राशि मिलेगी। अब आपके समझ में आ रहा होगा ये सीड फंडिंग क्या है। तो सीड फंडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये ए है और ये बी है। तो ये जो ए है, अगर ये स्टार्टअप अपना खोलना चाह रहा है और ये बी है, इसके पास पैसा है, तो ये क्या करेगा, इसको एक मुश्त पैसा दे देगा। और जब इस ए का जो स्टार्टअप है ये ग्रो करेगा तो वो इस स्टार्टअप में अपनी हिस्सेदारी की क्या रखेगा, एक इसका मांग रखेगा, या पहले से ही फिक्स रहेगा इनके बीच में कि कल के दिन आपका अगर स्टार्टअप ग्रो करता है तो मेरी भी उस स्टार्टअप में कुछ हिस्सेदारी रहेगी। तो इस बेस पर ये जो बी है इसके लिए एक फंड देगा और इसी को सीड फंडिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये है नागपुर, और नागपुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये ध्यान रखना, नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। पूछ ले कि किसने रखी है, तो उस केस में आप ध्यान रखना नितिन गडकरी ने रखी है। ठीक है, अगला है दोस्तों, ये तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में लागू हुए नकल विरोधी कानून, इसका नाम जो है इस कानून का भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम उपाय अध्यादेश 2023 को राज्यपाल ने अपनी सहमति कब दी।
पूछा जा सकता है, क्या भरोसा। तो इसको ध्यान रखेंगे, 10 फरवरी 2023 को इस जो सबसे कठोर कानून जिसको कहा जा रहा है, इसको राज्यपाल ने मंजूरी दी है 10 फरवरी 2023 को। अगला है दोस्तों, फरवरी 2023 में एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ये सबसे बड़ा शो है एशिया का, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड जो संपन्न हुआ है, ये है कोलकाता में। और कब से कब तक रहा, तो 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 तक ये रहा। आपको साथ ही इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस कार्यक्रम में भारत और अन्य देशों के लगभग 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार ने बजट 2023-24 में पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना नामक एक उप योजना की घोषणा की है और इसके लिए 6000 करोड़ आवंटित भी किए हैं। आगे ध्यान रखें कि भारत ने 2025 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात में 14 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो 14 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है भारत ने अगले 2025 तक। आगे ध्यान रखें कि भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% योगदान देता है भारत। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कुछ, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, फरवरी 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। तो ध्यान रखेंगे, जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा सिरोही जिला राजस्थान। ठीक है, जल जन अभियान सिरोही जिला राजस्थान। इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं, यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान के लक्ष्य के तहत देश भर में जलाशयों के संरक्षण के लिए लगभग 10,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा 8 महीने तक इस अभियान को देश भर में चलाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। अगला है दोस्तों, चीन के साथ भारत की सीमा से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने हेतु हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस योजना को मंजूरी दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। जो भी चीन से लगे हुए गांव हैं उनमें बुनियादी ढांचों को सुधार करना है। इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्टर ध्यान रखें कि 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस योजना को मंजूरी किस समय तक दी गई है, तो 2022-23 से 2025-26 तक। अगला फैक्ट है, पहले चरण में लगभग 663 गाँवों में इस कार्यक्रम में लगभग 663 गाँवों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे गाँवों से पलायन रुकेगा और सीमा की सुरक्षा भी बढ़ेगी या सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा। इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इस योजना की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी, जो कि अब 2023 में इसको शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों, 11 से 15 फरवरी 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के तहत डाक टिकटों का 5 दिवसीय महाकुंभ अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखेंगे, अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किया गया है प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली, अमृत पैक्स 2023। इसमें ध्यान रखेंगे कि इस प्रदर्शनी में इस प्रदर्शनी में देश के इतिहास और संस्कृति से संबंधित डाक टिकट तथा फोटोग्राफिक संग्रह प्रदर्शित किए जाएंगे। और अमृत पैक्स 2023 5 विषयों पर आधारित है। अब ये 5 विषय क्या हैं, तो ध्यान रखेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव और नया भारत, युवा शक्ति, नारी शक्ति, प्रकृति और वन्य जीवन, भारत की संस्कृति एवं इतिहास। ये 5 महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से ये बोलेगा इनमें से कौन सा इस 5 विषयों के अंतर्गत नहीं है। तो आपको ये ध्यान होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है। तो ध्यान रखेंगे, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। इस अभियान की शुरुआत न्याय तोहर द्वार योजना के तहत की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक योजना चल रही है न्याय तोहर द्वार। यह शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया गया है, शुरुआत इसका। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो सूत्र वाक्य है, ये क्या है, लोगों को घर
पहुंचकर न्याय मिले। ठीक है, तो इसी से इंस्पायर हुए छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है न्याय तुवर द्वार योजना और उसी के तहत देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। अगला है दोस्तों, 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस स्थान पर विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया? तो ध्यान रखेंगे, विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। इस अवसर पर मंत्री जी ने इस अभियान के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया जो नमस्ते की छवि से युक्त है। ठीक है, हाथ से ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं, नमस्ते की युक्ति से ये युक्त हैं, छवि से युक्त हैं। इसके अलावा इस अभियान का उद्देश्य G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत में यात्रा को प्रोत्साहित करना है एवं भारत का दौरा करने वाले प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत का दर्शन कराना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विजिट इंडिया ईयर 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली में। अगला है 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही हुई। इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे 7.8। ये भी पूछा जा सकता है कि जो भूकंप आया ये किस तिथि को आया था? तो ध्यान रखेंगे 6 फरवरी 2023 की डेट है और तीव्रता भूकंप की है 7.8 की तीव्रता। अगला है दोस्तों, शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो ध्यान रखेंगे, शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। वह वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त हो जाएगा और उनके संविधान के अनुसार वे तीसरा कार्यकाल नहीं रख सकते। तो अब अगले राष्ट्रपति होंगे शहाबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अगला है 6 फरवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 5 नए न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब हो गई है 32। इससे पहले 27 थे। 5 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है तो अब हो जाएंगे 32। ध्यान रखना है आपको कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पद स्वीकृत हैं जिसमें से अब 32 हो गए हैं। 34 कैसे हैं? 33 न्यायाधीश और ये हो गया एक मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 34। तो अब ये पूछा जा सकता है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं? तो 34 हैं, 33 + 1। ठीक है, वर्तमान में भी कितने हैं? तो 32 हो गए हैं अभी वर्तमान में। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने मीरा पहल शुरू की है। यह पहल किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, जो भारत सरकार द्वारा मीरा पहल शुरू की गई है इसका संबंध है मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करते हुए विश्व के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले मीरा की तो ध्यान रखें, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। मीरा की क्या है फुल फॉर्म? एक बार रिपीट कर देता हूँ, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, दूध उत्पादन के मामले में भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? तो ध्यान रखेंगे भी प्रथम स्थान पे आ गया है। क्या है? दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन के मामले में भारत का भी जो देश का बन गया है ये प्रथम है। ठीक है, इसके अलावा भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 वर्षों के दौरान 2014-15 से 2021-22 के दौरान 51% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, दूध उत्पादन के मामले में भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? तो प्रथम देश बन गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, 13 से 17 फरवरी 2023 तक एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक और उद्घाटन PM द्वारा किया गया है, तो इसलिए अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस आयोजन में लगभग 98 देशों ने भाग लिया और इस आयोजन का जो विषय था या थीम थी ये था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो ध्यान रखेंगे, थीम भी कई बार पूछी जाती है। अगला है दोस्तों,
हाल ही में सौरमंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बृहस्पति। ठीक है, तो सौरमंडल का जो अभी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 83 है, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 80 थी वैज्ञानिकों के अनुसार। नवीनतम खोज से पता चला है कि बृहस्पति के 12 उपग्रह और मिले हैं नवीनतम खोज के अनुसार। इसके साथ ही बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। इस प्रकार बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह अब बन गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, जनवरी 2023 में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी कि सीमेट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद में। पूछा जाएगा कि सीमेट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। सीमेट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। इसका जो उद्देश्य है ई कचरा प्रबंधन की दिशा में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, संसाधन दक्षता, प्रदूषण में कमी, कीमती धातुओं की पुनः प्राप्ति एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी पहल की शुरुआत की गई है। इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मिस्टी पहल की शुरुआत है समुद्र तट के किनारे और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण से इसका संबंध है मिस्टी पहल का। ध्यान रखेंगे, मिस्टी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ध्यान रखेंगे मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसके फुल फॉर्म है। हिंदी में पूछा जाए तो तटीय पर्यावास एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल जो ये है। ठीक है, मिस्टी पहल। आगे ध्यान रखेंगे कि जबकि मैंग्रोव ग्रह की सतह के केवल 0.1% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन संभावित रूप से स्थलीय वनों की तुलना में प्रति हेक्टेयर 10 गुना अधिक कार्बन स्टोर करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 0.15% है। भारत ने पिछली शताब्दी के दौरान अपने मैंग्रोव कवर का लगभग 40% हिस्सा खो दिया है। वहीं केरल ने पिछले 3 दशकों में अपने मैंग्रोव का लगभग 95% हिस्सा खो दिया है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इससे थे, इस योजना से थे। उम्मीद करता हूँ आप इनको याद कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये है। अगला है दोस्तों, हाल ही में यूट्यूब का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे यूट्यूब के जो नए सीईओ हैं वो हैं नील मोहन। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ध्यान रखेंगे सुसान वोजस्की की जगह इन्होंने ली है। किसकी? सुसान वोजस्की की जगह इन्होंने ली है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई? तो 14 फरवरी 2005 को। किसने करी है? स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम ने ये स्थापना की है। तो ध्यान रखेंगे यूट्यूब से 14 फरवरी 2005। वर्तमान सीईओ नील मोहन। अगर सीईओ की बात करते हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है दोस्तों, 12 फरवरी 2023 को भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल कब बनाया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो भगत सिंह कोश्यारी हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने थे 31 अगस्त 2019 को। अब महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन होंगे? तो ध्यान रखेंगे रमेश बैस जो हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं। और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं एकनाथ शिंदे। भगत सिंह कोश्यारी का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों कपकोट ब्लॉक है बागेश्वर, यहाँ से भगत सिंह कोश्यारी जी का संबंध है। तो ये कुछ इससे हो सकते थे, ये हमने यहाँ पे कवर किया है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई बचत योजना जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई है। इस योजना में जमा राशि पर 2 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत जो ब्याज मिलने वाला है ये है 7.5%, 7.5% ब्याज मिलेगा। आगे ध्यान रखें, इस योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर धनराशि जमा की जा सकती है। इसके तहत अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए रखी गई है।
तथा यह योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी। तो 3 प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि इसमें अधिकतम धनराशि कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 2 लाख रुपए, कितना प्रतिशत ब्याज है तो 7.5, और कब तक ये रहेगी उपलब्ध, तो मार्च 2025 तक ये उपलब्ध रहेगी। नाम क्या है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखेंगे नमस्ते योजना का संबंध है कस्बों और शहरों में सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई को यंत्रीकृत करने से, यानी कि अब सफाई कर्मचारी नहीं करेंगे, मशीनों के द्वारा उनकी सफाई की जाएगी। ये इसका उद्देश्य है नमस्ते योजना का। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा नमस्ते योजना उनके व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको सारे ही ध्यान रखने पड़ेंगे। खैर, फरवरी 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो ध्यान रखेंगे जो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 है, इसका 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका जो थीम है ये है लचीलापन, प्रभाव और प्रभुत्व। अगला है दोस्तों, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ध्यान रखेंगे 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन और अभियान हैं, इनको देखते हैं। अभियान तरकश, तो अभियान तरकश है भारत और यूएसए के मध्य 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है तरकश। इसका 6वां संस्करण चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूएसए स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखेंगे भारत और यूएसए के बीच है ऑपरेशन तरकश या अभ्यास तरकश, जिसका ये 6वां संस्करण था। चेन्नई में ये आयोजित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, तो ध्यान रखेंगे जनवरी 2023 में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कहाँ है, सिलीगुड़ी के पास भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और सीएपीएफ द्वारा आयोजित किया गया एक गोलीबारी अभ्यास था। तो अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार में शामिल कौन कौन है, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और सीएपीएफ। कहाँ आयोजित किया गया, तो सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फायरिंग रेंज में। ठीक है, कब किया गया, तो जनवरी 2023 में। अगला है ऑपरेशन सद्भावना, इंपॉर्टेंट है। तो ये भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में चलाया जा रहा एक अभियान है। इसके तहत देखते हैं कि इसके तहत भारतीय सेना लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं, जैसे कि आर्मी गुडविल स्कूल, इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन टूर और आदि। इस प्रकार से कई योजनाएं वो चला रहे हैं। भारतीय सेना इस पहल के तहत लद्दाख में लगभग 7 आर्मी गुडविल स्कूल चला रही हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना लद्दाख। अगला है दोस्तों, हाल ही में सप्तकोटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों सप्तकोटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है गोवा में। आपको ध्यान रखना है कि 11 फरवरी 2023 को 350 साल पुराने सप्तकोटेश्वर मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद गोवा की सावंत सरकार ने मंदिर का उद्घाटन किया। गोवा विजय के बाद पुर्तगालियों द्वारा इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद 1668 में पुर्तगालियों पर विजय के पश्चात शिवाजी ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यह जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो कुछ जो इस मंदिर से फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए, ध्यान रखिएगा। सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा, शिव को समर्पित। अगला है दोस्तों, 28 जनवरी 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया है, तो इसका नाम रख दिया है, मुगल गार्डन का नाम हो गया है अमृत उद्यान। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय लेखक ने अपनी पुस्तक विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया, तो दोस्तों ये हैं सलमान रश्दी। ठीक है, सलमान रश्दी हैं, इन्होंने भी विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। इनसे ध्यान रखेंगे कि इन्हें 1981 में उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो ये इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है दोस्तों,
20 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है द कश्मीर फाइल्स ने। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, तो रणबीर कपूर। किस फिल्म के लिए? तो ब्रह्मास्त्र के लिए इनको ये मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रहीं, और किस फिल्म के लिए ये अवार्ड मिला? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है दोस्तों, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान रखेंगे 15 से 17 फरवरी 2023 नाडी, जो कि फिजी में है, और फिजी का है तो ओशिनिया महाद्वीप में ये है फिजी, ठीक है, जिसकी राजधानी है सुवा, और पीएम है यहाँ के सित्वनी राबुका। तो ध्यान रखेंगे 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया। वहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप इनको पढ़िए, सुनिए, याद करिए। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो हिंदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान इस बार की थीम रही है। नोट करने वाली बात है कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये 18 से 20 अगस्त 2018 के बीच पोर्ट लुइस यानी कि मॉरिशस में आयोजित किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, 1975 नागपुर, भारत में आयोजित किया गया है। ठीक है। अगला है दोस्तों, पहली महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? आपको पता है कि पहली बार अभी क्या हो रही है, महिला प्रीमियर लीग हो रही है, ठीक है, और इसमें सबसे महंगी जो खिलाड़ी हैं ये हैं स्मृति मंदाना। 3.40 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, और ये किस टीम से संबंधित हैं? तो RCB से संबंधित हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं ये हैं एस्ले गार्डनर, जो कि गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन किया जा रहा है 4 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। 26 मार्च को WPL का फाइनल खेला जाएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है 31 जनवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में। पदक तालिका में इन खेलों में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, दूसरे पे है हरियाणा, तीसरे पे है मध्य प्रदेश। पूछा जाए कि उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो उत्तराखंड यहाँ पे 23वें स्थान पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे पंचकुला, हरियाणा में हुआ था। अगला है दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखेंगे हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है जर्मनी ने। आपको ध्यान रखना है कि 29 जनवरी 2023 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। जर्मनी का यह तीसरा विश्व खिताब है। इससे पहले उसने 2002 में भी विश्व कप जीता हॉकी का, और 2006 में भी। ठीक है। पूछा जाए कि टीम इंडिया कौन से स्थान पर रही, तो टीम इंडिया इस विश्व कप में 9वें स्थान पर रही है। अगला है दोस्तों, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। इस मेले में देश भर के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला स्वयं सहायता समूह की भागीदारी रही, जिन्होंने हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन किया है। तो इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें इन चीज़ों से हो जाती है, जैसे कि महिला सहायता समूह हो गया, हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा हो गया, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरस आजीविका मेला 2023 जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ होगी? तो ध्यान रखेंगे, अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी विशाखापत्तनम। अगला है, जनवरी 2023 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के किस स्थान पर शहीद सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक जिसका नाम है शौर्य स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है, या किस स्थान पर किया है? तो ध्यान रखेंगे चीड़बाग, देहरादून। यहाँ पे चीड़बाग से कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि चीड़बाग से समझ में नहीं आ रहा है कि ये देहरादून में होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर विकल्प में आपके पास सिर्फ चीड़बाग आए और चीड़बाग में ऑप्शन दे दे चमोली, रुद्रप्रयाग, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, ये चीड़बाग देहरादून में ही है। ठीक है। तो जो अभी शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया है चीड़बाग देहरादून में किया गया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ये जो शुरू की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू की गई, यानी कि WEF के द्वारा शुरू की गई है। अगला है दोस्तों कि 16 से 20 फरवरी 2023 को दावोस स्विट्ज़रलैंड में WEF की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। यह WEF की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण था? तो ध्यान रखेंगे ये 53वां संस्करण है WEF की वार्षिक बैठक का। और इस बार थीम क्या थी इसकी? तो थीम है एक खंडित विश्व में सहयोग। ठीक है, एक खंडित विश्व में सहयोग इस बार WEF की 53वीं वार्षिक बैठक की थीम रही है। अगला है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 21 द्वीपों के नाम अब परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है और समय कम लगे, मैक्सिमम मैं यहाँ पे मैटर दे पाऊँ, इसलिए मैंने इनको ऑब्जेक्टिव में नहीं रखा क्योंकि वहाँ पे समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं इनको डिटेल में ले आया हूँ। अगला है दोस्तों, जनवरी 2023 में PM नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखेंगे वाराणसी में MV गंगा विलास का उद्घाटन किया गया है। और MV गंगा विलास 51 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश से असम के डिब्रूगढ़ तक पहुँचेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MV गंगा विलास का उद्घाटन वाराणसी में। ठीक है, PM मोदी ने किया है तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। अगला है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रश्न एक बार बन चुका है तो इसकी थीम आपको अब ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है 12 से 16 जनवरी 2023 कर्नाटक के हुबली में। और इस बार की थीम थी क्या? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, अगला है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का क्या घोषणा की है या रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। और अब संस्थान का नया नाम क्या होगा? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान अब इस संस्थान का नाम होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखेंगे मेघालय में। और मेघालय में पूछ ले तो किस स्थान पर? तो उमियम कोई एक जगह है वहाँ पे पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है। अगला है, वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ध्यान रखेंगे आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है दोस्तों, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ ने जनवरी 2023 में किस स्थान पर भारत के पहले ग्रीन सोलर पैनल कारखाना बनाने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में किस स्थान पर? तो रुद्रपुर में इन्होंने ये जो भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल है इसको बनाने की घोषणा की है। किसने की है? तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने। अगला है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का कायाकल्प करने और छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो ये बहुत चर्चा में है अभी। तो ये स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू की है दोस्तों पंजाब ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर दिन अखबार में इन्हीं की फ़ोटो आ रखी होती है तो काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए ध्यान रखें आप, स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब सरकार। अगला है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया कब? तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने 2023 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, 20 फरवरी 2023 को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ध्यान रखेंगे क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने कब क्यों करा? क्योंकि जेसिंडा अर्डन जो कि वहाँ की अभी प्रधानमंत्री थी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, तो उसके बाद अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे क्रिस हिपकिंस। अगला है दोस्तों, जनवरी 2023 में 18वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? तो ये है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 का क्या किया गया है? जारी किया गया है रिपोर्ट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से प्रश्न बनता है।
अगला है, देश का पहला डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा राज्य बना है? तो इम्पोर्टेंट है, केरल बन गया है देश का पहला डिजिटल राज्य। ठीक है, मुझे लगता है करंट अफेयर अब समाप्त होता है, नहीं भी है, एक दो बचा हुआ है। ठीक है, भारत और मिस्र की सेना के मध्य अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन हो गया जैसलमेर राजस्थान में, भारत और मिस्र सेना के मध्य, मिस्र की सेना के मध्य। अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही का ही है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता, तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष एकल में है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया? तो स्टेफानोस सिपास को इन्होंने हराया है जो कि यूनान के हैं। ठीक है, ये उपविजेता रहे इसमें, उपविजेता। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा जो महिला एकल की बात आएगी तो महिला एकल में कौन है? तो महिला एकल में जीती हैं आर्यना सबालंका जो कि बेलारूस की हैं। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है एलेना रिपाकिना को जो कि हैं कजाकिस्तान की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये करंट अफेयर समाप्त होते हैं, जो भी मैक्सिमम हो सकते थे और इम्पोर्टेंट हो सकते थे परीक्षा की दृष्टि से जनवरी और फरवरी 2023 में, वो हमने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद आपको ये लगता है कि वाकई एक अच्छा प्रयास है, आपको इतना करंट अफेयर पता होना ही चाहिए था, तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और एक बार इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बाकी दोस्तों हमारे द्वारा हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही अगर उत्तराखंड के एस्पिरेंट हैं तो उत्तराखंड सारांश के नाम से हमने एक 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को भी शुरू किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इससे पहले 3 करंट अफेयर की वीडियो हमने जो बनाई हैं वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप उनको भी एक बार जाके दे सकते हैं और आगामी एग्ज़ाम के लिए आप एक मजबूत एस्पिरेंट के तौर पर, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा में जा सकते हैं। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।